So, वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, क्या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई बातें की थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट जाना था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव काउजेज जाने थे, कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन का निगेटिव इम्पैक्ट भी हो गया। तो ओवरऑल इकोनॉमिक का जो भी सिचुएशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उस चीज़ को हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में देखा। और इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट पार्ट है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके सामने जो है ये प्राइस और डिमांड के बीच का एक रिलेशन है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, प्राइस को इंडिकेटर माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि प्राइस जो होता है ये इंडिकेटर है, इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। कौन? तो ये प्राइस। इसका कारण क्या है कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है किसी भी चीज़ों का तो ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ डिमांड ज़रूर बढ़ रहा है, तभी प्राइस बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों एकदम आपस में जुड़ा हुआ क्वांटिटी है। जैसे इकोनॉमिक का एक ऐसा ये क्वांटिटी है जो आपस में अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कारण ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिमांड है, डिमांड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। अब ज़्यादा डिमांड फिर से हो रहा है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है ना। यानी दोनों बात ये वाइस वर्सा ट्रू है। प्राइस ज़्यादा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, इस ऑब्वियस बात है डिमांड वहाँ बढ़ रहा है। अब क्या होता है, इकोनॉमी में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि प्राइस वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, प्राइस लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। चूँकि हम लोगों को पता है कि प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब कि ज़रूर डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन ये प्राइस रुक नहीं रहा है, ये प्राइस लगातार बढ़ रहा है, मार्केट में लगातार बढ़ रहा है। आपको तो पता है कि लोगों के पास जो रिसोर्स है वो क्या है, एकदम लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण क्या होता है कि बहुत लोग इकोनॉमी में अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज़ें, कोई भी कमोडिटी यहाँ होता है, अगर प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो प्राइस क्या होता है कि वहाँ पर लगातार बढ़ते जाता है, लगातार बढ़ते जाता है। क्या होगा, वहाँ पर डिमांड उसका क्या होगा, वहाँ पर कमने लगेगा। वो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि लोग अब वहाँ पर सक्षम नहीं है, लोगों के पास उतना इनकम नहीं है कि उतने प्राइसेस को वो अवेल कर पाएंगे। तो अब चूंकि डिमांड वहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्योंकि दाम इतना ना बढ़ गया है कि लोगों के इनकम से कहीं ज़्यादा है। तो अब लोग क्या करेंगे, वो डिमांड को क्या करेंगे, अब डिमांड को ही वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब मार्केट का सिचुएशन यही हो गया, डिमांड वहाँ पर क्या हो गया, कम गया। अब क्या हुआ, जब डिमांड कम गया तो फिर से इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ गया, प्राइस पर। अब प्राइस भी वापस से घटना वहाँ पर चालू हो गया। तो ये चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। एकदम सही बात है ये, लेकिन इसके भी बाद जो होती हैं चीज़ें आगे होती हैं इकोनॉमी में, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर इसे देखा है। कभी भी क्वेश्चन अगर इनडायरेक्टली आता है कि अगर प्राइसेस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो ये होता है कि डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा लिमिटेशन जहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब लोगों का डिमांड क्या होने लगेगा, कमने लगेगा। क्योंकि उनके पास क्या है, प्राइस का लिमिटेशन है, रिसोर्स लिमिटेड है ना। और डिमांड जब घटने लगेगा तो वापस से प्राइस भी वहाँ पर घटने लगेगा। तो ये जो चीज़ होता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट इस प्राइस को कंट्रोल नहीं करता है। हम लोग बहुत बार सुनते होंगे, ऐसा होता है इकोनॉमी में कि मार्केट में क्या होता है, पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट प्राइसेस को बढ़ा दे रहा है। बट सही बात यह है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को वहाँ पर वो बढ़ा नहीं रहा है। वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल क्या है कि वहाँ पर वो कुछ पॉलिसीज़ को लाएगा। अब पॉलिसीज़ के कारण क्या होगा, वहाँ पर प्राइस क्या होगा, वो हो सकता है कि आने वाले समय में प्राइस कम हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल है ये डायरेक्ट यहाँ प्राइस से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोडक्शन अगर बाहर के मार्केट से अगर कर रहा है, अगर बाहर के मार्केट में अगर कर रहा है, इंडिया के बाहर अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेगा और यहाँ पर डिमांड को काफ़ी ज़्यादा रखेगा, प्रोडक्शन को ज़्यादा रखेगा ताकि लोगों तक डिमांड पहुँचेगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं,
हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। तो आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में बात किया गया है। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री और प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो सिंपल सा बात है कि वहाँ पर ट्रेड भी बढ़ रहा है। ट्रेड किसको बोलते हैं? सिंपल सा चीज़ है कि जहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो और जहाँ पर इंपोर्ट भी हो, है ना। ये इक्वल टू का साइन है मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जितना एक्सपोर्टेड होता है उतना ही इंपोर्टेड होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ कम भी देखने को मिलता है, बहुत बार कंपेरेटिवली अगर देखिएगा तो ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। बट आप इतने समझ लीजिए, इस चीज़ को समझिए आप लोग कि ये जो ट्रेड है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ये क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए दो जो है आयरन स्टील काफ़ी ज़्यादा फेमस, कॉलोनियल टाइम से लेकर जो इंडिया के इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट का जो पीरियड रहा, वो खासकर जो पीरियड रहा है 1950 से लेकर 1990 के बीच का, है ना। तो यहाँ पर जमशेदपुर में टाटा का आपने नाम सुना है, टाटा स्टील जो है ना। तो रतन टाटा जिसके हेड हुआ करते थे, है ना, एक वो और एक कलकत्ता में ये बस यही दोनों जो फार्म था ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। हमारे आयरन स्टील फार्म में काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पाया जाता था। तो मैक्सिमम कंट्रोल जो होता था स्टील का, आयरन सेक्टर का, वो यहीं से होता था कंट्रोल। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक आप लोगों के पास बॉक्स दिख रहा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन, बार बार एग्जामिनेशन में ये चीज़ आपको रिपीट किए जाते हैं। आपको एक बॉक्स इस तरह का बना कर दे दिया जाएगा, है ना। वहाँ पर आपको ईयर दे दिया जाएगा, वहाँ पर कंट्री का नाम दे दिया जाएगा और कुछ डेटा को दे दिया जाएगा, और उससे आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को बनाना होगा। जैसे पूछा जाएगा क्या कि कौन से साल में इंडिया का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जैसे आप देखिए कि इंडिया का इकोनॉमी कौन से साल में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 ही ईयर है, एक 50 है, एक 2000 है। तो ये जो इकोनॉमी है यहाँ पर आपका जा रहा है ना, 2000 में जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा जाने का कारण क्या है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहाँ पर छुपा हुआ है। ज़्यादा कम तो आप डेटा को देख के बता दीजिएगा, लेकिन क्यों है इसको आपको फाइंड आउट करना है एग्जामिनेशन में। आज के ट्रेंड में क्या हो रहा है, आज के ट्रेंड में ये हो रहा है कि जनरली जो पेपर हो रहे हैं वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आने का कंडीशन ये होता है कि सिचुएशन को आपको समझना पड़ता है। आपने जो पहले पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपसे मांग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर 1950s के बाद 1990 के टाइम तक इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। तो इसका प्रभाव जो है इंडिया पर भी देखने को मिला। बाकी कंट्री जो है, बाकी कंट्री में उतने ज़्यादा वहाँ पर जो रिफॉर्म्स होते थे, पॉलिसीज़ होते होंगे, कहीं ना कहीं उस टाइम में उतने एक्टिव नहीं थे, जिसके कारण वहाँ पर उसका जो ग्रोथ था उस पीरियड में क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर करना है ना। तो इस आंसर को आपको ध्यान से रखना है। कंसेप्ट हमारा पूरा नहीं है, लेकिन अप्लाई अच्छे से करना है। और थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत बार देखा गया है कि इस तरह के डेटा को बनाकर आपसे क्वेश्चन को एराइज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि कंसेप्ट को यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, एक्चुअली ये 1956 में, ये जो 1956 में आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन देख रहे हैं, स्टार्टेड तो ये 1948 के टाइम से हो गया, लेकिन पूरे तरह से ये फुल फ्लेज अगर बोला जाए तो ये कब हुआ हमारा, 1956 में। अब देखिए ये एक्चुअली था क्या, देखिए 48 में ये शुरू हुआ, लेकिन धीरे 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 करते करते ये क्या हुआ, 1956 में पूरे तरह से रेडी हो गया। आपको पता है 1948 के समय प्लानिंग कमीशन हमारा इंडिया का बना ही नहीं था। तो चीज़ तो बन गया इंडस्ट्री, लेकिन उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना, तो जिस कारण से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ प्रोसेस यहाँ पर। लेकिन प्लानिंग कमीशन जैसे बना, 5 ईयर प्लानिंग जैसे बना, तो वहाँ पर इसका जो था, इसका जो रेट था वो काफ़ी तेज़ हो गया, है ना। और इसके बाद पूरे तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, है ना। एक चीज़ और भी है कि सेकंड 5 ईयर प्लान आपको पता है, लास्ट वीडियोस में मैंने ये चीज़ बताया हुआ है। तो सेकंड 5 ईयर जो प्लान है, जैसे कि 1955 जैसे अंत होता है और 56 क्या होता है, शुरू होता है, तो इस 56 के समय क्या होता है, सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू होता है। सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या फोकस होता है कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ये क्या करेगा, पूरे तरह से अपना काम करेगा, फोकस करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो था ये पूरे तरह से एक्टिव हो गया सेकंड 5 ईयर के प्लान के टाइम में। तो सेकंड 5 ईयर प्लान इन सेंस कि वो 5th ईयर प्लान था, है ना, 5th ईयर प्लान था, ये चीज़ ध्यान में रखना है। 5-5 साल का गैप पर ये प्लान हुआ करता था, है ना। तो ये चीज़ क्या है,
आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन को इनडायरेक्ट तरीके से कि ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर चीज़ें को लाया गया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो क्या कौन सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप मेंशन करिएगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट को लाया गया है ना। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट कब पास हुआ, किस 5 ईयर प्लान के टाइम हुआ, तो ये सेकंड 5 ईयर के प्लान के टाइम हुआ। सारे 5 ईयर प्लान को याद करने का ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग का 4-5 जो मैंने लिस्ट बनवाया है उसको आप लोग उसको क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, आपके सामने एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो देखिए सच बात ये है कि प्राइवेट जो होता है इसका अपना कैपिटल होता है, अपना इन्वेस्टमेंट करने का एक अपना दायरा होता है, लेकिन इस दायरे को ये लोग अपनी तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन इसका नहीं है। मतलब लिमिटेशंस इन द सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट इनको जितना मन करेगा वो लोग क्या करें उतना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का वेंचर्स होता है, मतलब जितने लोग शेयर जितने लगाते हैं अधिकार उनका इंडस्ट्री पर उतना होता है। तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करता है कैपिटल पर, है ना। कैपिटल यानी कि पूंजी जितना रहेगा वहाँ पर उन लोगों का रोल काफ़ी ज़्यादा होगा। अब दूसरी बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बेस्ड एंटिटीज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होता है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, उसके पास पैसा, उसके पास फंड जो होता है वो बड़ा लिमिटेड फंड होता है, वो पैसे को बड़ा सोच समझ कर खर्च करता है। एक प्राइवेट अगर एजेंसी है वो तो कहीं पर भी खर्च कर देगा, लेकिन यहाँ पर उसको खर्च करने के लिए बड़ा प्लान करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो होता है, ये आपने पढ़ा, ये चीज़ आप लोगों को आगे भी बताया जाएगा जब हम लोग मैक्रो को पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर बजट के बारे में। तो एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, तो रेवेन्यू उसका वहीं से आता है ना। तो इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि एक बार पैसे क्या हो जाए गवर्नमेंट के पास, फिर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो फिर गवर्नमेंट के फंड से अगर पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर जितना भी जो काम होगा, डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव वर्क होगा, वो सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। अब बात करते हैं क्या, रीजनल इक्वेलिटी। देखिए रीजनल इक्वेलिटी जैसे कि नाम से ही आपको पता होना चाहिए, रीजनल मतलब एरिया, इक्वेलिटी मतलब बराबर, है ना। मतलब इंडस्ट्री ऐसा ना हो कि शहर में ज़्यादा खुल रहा है और गांव में क्या हो रहा है, कम खुल रहा है। मतलब इंडस्ट्री अगर खुल रहा है तो ये ना देखा जाए कि शहर है या गांव है, जहाँ ज़रूरत है इंडस्ट्री वहाँ खुले, है ना। उसको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए कि शहर में खुलना चाहिए इंडस्ट्री और गाँव में इंडस्ट्री नहीं खुलना चाहिए, है ना। इसके बाद रीजनल इक्वालिटी के अंडर में एक चीज़ और भी वहाँ पर शामिल हुआ, वो हुआ कि टैक्स के बेनिफिट्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि आपको पता है कि टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, और टैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको रीजनल इक्वालिटी के अंडर में इसको शामिल किया गया है ना। इस चीज़ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब इंडस्ट्री का, तो वहाँ पर छोटे इंडस्ट्री, आपको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहाँ होते हैं, छोटा इंडस्ट्री कहाँ होगा, रूरल एरिया में होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो बात है वो ये है कि 1955 में विलेज में जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, छोटे छोटे इंडस्ट्री का, है ना। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, बहुत इंडस्ट्री ऐसा है कि शहर में है, बहुत इंडस्ट्री ऐसा है कि गांव में भी होना चाहिए। तो गांव का जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का वहाँ पर आपको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है इंडस्ट्री को, है ना। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सेटअप किया गया, तो ये एक कार्व कमेटी था, कार्व कमेटी। ये कार्व कमेटी के अंडर में ये डिसीज़न लिया गया है ना, कार्व कमेटी के अंडर में ये डिसीज़न लिया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होंगे ये सेटअप किए जाएंगे, है ना। और ये चीज़ आपको खासकर आपको 1950s के बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, है ना। तो इसको याद रखना है कि 1955 के समय में विलेजेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कार्व कमेटी का वहाँ पर फॉर्मेशन किया गया है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, है ना, क्योंकि कार्व कमेटी इस बार भी बोर्ड के पेपर में शायद था, ऑब्जेक्टिव में भी था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, लेकिन
क्वेश्चन देखिए कहाँ से आता है, क्वेश्चन का एक लिमिटेशन होता है, एक बाउंड्री होता है, हर जगह से क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ खास स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी होता है, और अगर हम लोग उसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमारा कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिएगा तो नंबर ज़रूर आएगा, लेकिन अगर अगर किताबों में, अगर नॉलेजों में अगर आप बह जाइएगा तो फिर पता चलेगा कि आप बहते चले जाइएगा, फिर पता चलेगा कि नंबर कहीं और नॉलेज कहीं और। नॉलेज और नंबर दोनों एक तरफ होना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए, है ना, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्री को जो मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माइक्रो है और एक लार्ज स्केल है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि जनरली माइक्रो के अकॉर्डिंग क्या होता था माइक्रो में, कि 5 लाख से जिसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता था तो वो लोग जो होते थे माइक्रो के लिए उनको लाइसेंस मिलता था। स्मॉल के लिए क्या होता था, 5 लाख 1950s के समय होता था कि मैक्सिमम उनके पास 5 लाख है। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है, कहीं पर 1 करोड़ देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इंडस्ट्री को 5 करोड़ देखने को मिलेगा, यानी स्मॉल इंडस्ट्री का दायरा यहाँ पर बढ़ गया। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या हुआ, 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, अब के समय में क्या हो गया है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा। आपको यहाँ पर पैसे को यहाँ पर आपको लिमिटेड नहीं देखना है। समय समय पर क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए नॉर्म्स होते हैं। क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है उनके लिए रेगुलेशंस होते हैं, समय समय पर उनके लिए चेंज होता है। हो सकता है कि आज जो छोटा ये माइक्रो है कल के डेट में ये स्मॉल बन जाए, हो सकता है कि उसके बाद ये स्मॉल क्या हो जाए, लार्ज हो जाए। यानी कि यही बात हुआ कि ये माइक्रो भी एक ना एक दिन हो सकता है कि लार्ज बन जाए, तो इसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका दायरा कुछ इस तरह का नहीं है कि ये टाइम टाइम पर गवर्नमेंट क्या करता है, इस पॉलिसीज़ को अपने अंडर में देखकर इसको क्या करता है, इसको वो अपने अकॉर्डिंग देखता है ना। अब बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ये ट्रेड पॉलिसी क्या है, तो ट्रेड पॉलिसी में सबसे पहले चीज़ आता है हमारा ट्रेड सब्स्टिट्यूशन। देखिए ट्रेड सब्स्टिट्यूशन में क्या मैंने लिखा है कि इनकरेजिंग द ट्रेड ग्रोथ, इनकरेजिंग द ट्रेड ग्रोथ। देखिए मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझिए, अगर ये इंडिया है, इंडिया के पास बहुत सारे चीज़ों का, यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, चलिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, इसके पास कॉटन है, इंडिया कॉटन का प्रोड्यूसर है, कॉटन को प्रोड्यूस करता है। अब कॉटन को जब ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ये हमारा एक चाइना कंट्री है, चाइना है, तो एक तो ये प्रोड्यूस कर ही रहा है, दूसरा कि ये इंडिया चाइना से एक्सपोर्ट भी करवा रहा है कुछ बहुत सारी चीज़ों को, खासकर उसमें कॉटन है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर कॉटन तो इंडिया में प्रोड्यूस हो ही रहा है, इंडिया का पैसा तो इस कॉटन को प्रोड्यूस करने में लग ही रहा है, तो हम चाइना से इंपोर्ट करवाएं फिर कॉटन, हमको तो इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, हमको तो ये चाइना फ्री में देगा नहीं। तो एक रिसोर्स ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम खुद अपने घर में अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम दूसरे कंट्री से क्यों हम उसको लें, हम क्यों पैसा हम उसको दें। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करना, मतलब आगे की बात किया गया, मिनिमाइज़ करने का बात किया गया। तो मिनिमाइज़ करने से क्या हुआ, हमारा जो दूसरे देश में पैसा लग रहा है उस पैसे को रोक दिया जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो जब वो पैसा बंद हो जाएगा तो हम लोग उससे किसी दूसरे सेक्टर को अपने कंट्री में हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट क्या है, हमारा ट्रेड सब्स्टिट्यूशन है ना। ट्रेड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, एक के जगह दूसरा रिप्लेस करना, यही सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब हम लोग इंपोर्ट के जगह अब अपने घर के सामान को हम लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पर यूज़ में लाया, तो ये क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। जो पहले ट्रेड कर रहे थे अब उसको क्या कर दिए हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। इसके बाद क्या है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी चाइना क्या करेगा, चाइना करेगा क्या, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो क्या करेगा, वो हमारे देश में कॉटन भेज रहा है, कॉटन को वो कर रहा है, क्योंकि शुरू में तो हम ही बोल रहे हैं भाई, शुरू में तो हमने बोला है कॉटन देने के लिए चाइना को। तो अब अगर हमको अब चाइना को रोकना है इंपोर्ट करने से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम बोल देंगे उसको कि अब हमको आपका सामान नहीं चाहिए, कॉटन नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हो सकता है कि वार का वहाँ पर कंडीशन हो जाए, इंडिया के बीच में चाइना के बीच में, यहाँ पर डिस्प्यूट्स होने का चांसेस है, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इंडिया में बैरियर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बैरियर मतलब चेक पॉइंट, पुलिस का चेक पॉइंट आप लोगों ने देखा है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक तरह का चेक पॉइंट हो जाएगा। अब चाइना जब इंडिया में आएगा कॉटन को लेके, तो क्या होगा, पहले चाइना आ रहा था,
अब चाइना आएगा नहीं, अगर आएगा तो यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि आप पहले फ्री आते थे लेकिन अब आपको 5% का टैक्स दिया जाएगा। तो चलो चाइना अगर मान लेता है ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये 5% क्या होगा, ये 5% क्या होगा, ये धीरे धीरे 10% होगा, 50% होगा। और फिर एक ऐसा समय आ जाएगा कि चाइना को ये लगने लगेगा कि हमको इंडिया में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ इतना टैक्स देना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर में ही रखेंगे। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वहाँ पर टैक्स बैरियर लाने के कारण क्या हुआ, ये चाइना ने इंपोर्ट करना इंडिया में बंद कर दिया है ना। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्स बैरियर का यूज़ कब करते हैं। तो सिंपल सा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए, इंपोर्ट प्रोडक्शन को रोकने के लिए, इंपोर्ट पर बैन लगाने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हम लोग ट्रेड बैरियर का यूज़ करते हैं। बैरियर का मतलब खुद रिस्ट्रिक्शंस होता है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा अपना इनकम जो होगा हम दूसरे देश को नहीं देंगे, और दूसरे देश को देने वाला जो इनकम होगा हम अपने ही देश में कहीं दूसरे सेक्टर पर उसको लगाएंगे, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर क्या होता है, टैरिफ एक होता है और एक कोटाज होता है ना। इस चीज़ को ध्यान में देखिए, टैरिफ जो होता है ये जनरली इंपोर्ट गुड्स पर लगा हुआ टैक्स होता है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है। टैरिफ कब होता है, जब हम लोग कोई अगर चाइना अगर इंडिया में सामान भेज रहा है तो उस सामान पर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देंगे, धीरे धीरे लगाते जाएंगे। तो लगाते जाएंगे तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, वो महंगा होते जाएगा, वो एक्सपेंसिव होते जाएगा। और कोटा जो होता है, अगर देखिए ये कोटा जो होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड है ना, ये डायरेक्ट कोटा भी होता है और इनडायरेक्ट कोटा भी होता है। अगर क्वांटिटी की बात कर रही है, अगर क्वांटिटी का बात करेंगे तो ये डायरेक्ट कोटा में आएगा, लेकिन अगर प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट कोटा होगा, है ना। क्वांटिटी और प्राइस के बारे में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम लोग इस तरह से इसको समझ रहे हैं कि अगर हम लोग, सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर हमको कितना चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पर अगर हम लोग वहाँ पर कुछ पैसा लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट कोटा हो रहा है। लेकिन प्राइस पर अगर हम लोग लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट कोटा हो रहा है ना। इसके बाद एक और भी चीज़ हम लोग आगे देख रहे हैं, ये जीडीपी जो होता है, जीडीपी को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जीडीपी अगर होगा तो जीडीपी से क्या हो जाएगा, हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके बाद यही हमारा क्या बनेगा, हमारा नेशनल प्रोडक्ट, हमारा इनकम बनेगा, नेट नेशनल इनकम भी इसको बोल सकते हैं, टोटल ओवरऑल, है ना। इसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कहीं ना कहीं कंट्री का ये बढ़ेगा। तो डिपेंडेंसी कुछ इसी तरह से है, जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनआई, फिर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ। एनएनआई नेट नेशनल इनकम, यानी ओवरऑल जो नेशनल इनकम होता है ना, सब कुछ को मिलाकर। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। अब वापस से बात करते हैं, इनकरेजमेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटे छोटे इंडस्ट्री को जब तक आप इनकरेज नहीं करिएगा तब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं ना है कि आप बड़ा सामान अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कभी कभी छोटे सामान का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, तो हमको तो सबको मैच करके चलना है, स्टेबल करके चलना है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लार्ज स्केल को अगर वैल्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर इनिशिएट करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसके बाद फॉरेन कंपटीशन को हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं प्रॉब्लम क्या है, हमारे कंट्री में हमको अच्छा बनना है। अब पता चलेगा क्या कि इंडिया में आकर अपना एप्पल अपना आईफोन अपना बेच रहा है, पता चलेगा कि चाइना से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, पता चलेगा कि जर्मनी से यहाँ पर आपको अलग अलग कार बिक रहे हैं, बाइक्स बिक रहे हैं, तो क्या होगा, इंडिया का इम्प्रूवमेंट कम हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होने लगेगा, इस कंट्री में सब देश का प्रोडक्ट आ रहा है, इस बीच से क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, सारे देश के बीच में कंपटीशन होने लगेगा। तो इस कंपटीशन में क्या होगा, इंडिया का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इंडिया के बारे में कोई नहीं सोचेगा, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो हमको करना क्या है, हमको प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन को, है ना। इसके बाद क्या है, पब्लिक और प्राइवेट, आपको पता है दोनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक चार्ट है, इस चार्ट को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि ग्रोथ देखा गया है सेक्टर वाइज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है 1950 के टाइम में 59% था, लेकिन 1991 के टाइम क्या हो गया, 34 to 9% है ना। ये एनसीईआरटी का डेटा है। इस डेटा को एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ज़रूर लिखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या था कॉलोनियल पीरियड के टाइम, इंडस्ट्री का क्या था कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, और सर्विसेज सेक्टर किस तरह से इम्प्रूव थे, है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस डेटा को जरूर दीजिएगा, क्योंकि डेटा को देने से आपका आंसर क्या होता है, आपका ऑथेंटिक होता है। और एकदम चूँकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स एक नंबर का भी बड़ा खेल है, इसमें इकोनॉमिक्स में नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इकोनॉमिक्स विदाउट एनी डेटा ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप आंसर को ऑथेंटिक दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेटा को आप ज़रूर उसमें अपने आंसर में इंक्लूड करिए, है ना। आगे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं लाइसेंसी राज परमिट, है ना। देखिए लाइसेंसी राज परमिट का मतलब ये हुआ कि सब लोग इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते थे, सब लोग इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडिया पता है कि सोशलिस्ट नेचर थे। इंडिया का जो मिक्स्ड इकनॉमी है, तो मिक्स्ड इकनॉमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी है और सोशलिस्ट इकनॉमी भी है। तो बात कर लेते हैं सोशलिस्ट इकनॉमी का। तो सोशलिस्ट इकनॉमी है तो आपको पता है कि यहाँ पर हर तरह के लोग हर तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सब लोग सब तरह के यूज़ करते हैं। हर तरह का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ गरीबों के लिए चीज़ों को बनाता है, कुछ अमीरों के लिए चीज़ों को बनाता है, कुछ मिक्स वेंचर्स को बनाता है, चीज़ों को बनाता है। तो करना क्या है कि हम लोग सारे चीज़ों पर, हम सारे प्रोडक्ट पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हर परफॉर्मा में क्या करेंगे, वहाँ पर एक तरह का लाइसेंस लगाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, लाइसेंस का परमिट करेंगे। मतलब अब सब लोग अगर चाहेगा अपने मन से, क्या होगा, अपने मन से इंडस्ट्री खोलेगा नहीं। देखिए होता क्या था उस समय कि वहाँ पर देखिए सिंपल सा चीज़ है कि ये इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री है, ये होता है रिच, ये होता है पुअर। अब 3 इंडस्ट्री है, तो पहले क्या हो रहा था कि जो पैसे से स्ट्रांग आदमी है, जो बड़ा बड़ा आदमी है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो इस इंडस्ट्री को ख़रीद ले रहा है, वो इसको भी ख़रीद ले रहा है, वो इसको भी ख़रीद रहा है। बेचारे कौन रह जा रहे हैं, पुअर रह जा रहे हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाना तो वहाँ ज़रूरी था, गवर्नमेंट को एक वहाँ पर लाइसेंस लगाना ज़रूरी था। इस तरह से यहाँ पर गैर कानूनी तरह से ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री को ले लेते थे। तो होता क्या था कि ये जो इंडस्ट्री हुआ करता था, तो यहाँ रिच थे और यहाँ पुअर है। तो ये रिच जो होता है, ये किसी एजेंट से कांटेक्ट करता था, एजेंट से कांटेक्ट करता था। तो ये एजेंट क्या करता था, कुछ जुगाड़ लगाकर, किसी तरह से इनडायरेक्ट तरीके से, कुछ गलत तरीके से क्या करता था, इंडस्ट्री का जो लाइसेंस हुआ करता था वो इन अमीरों को क्या करता था, वो अवेलेबल करवा देता था। तो इससे क्या होता था कि पुअर लोग जो होते थे, ये लोग यहाँ से इस चीज़ से, इस सुविधा से वो लोग पीछे हो जाते थे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, चूँकि सोशलिस्ट इन्वायरमेंट है हमारे कंट्री का, तो यहाँ पर रिच भी बराबर, पुअर भी बराबर। तो इस चीज़ को, करप्शन को रोकने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर इस लाइसेंसी राज परमिट को यहाँ पर लाया गया, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। इसके बाद हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और भी था कि यहाँ पर ऐसा भी था कि स्पेशलाइज्ड सेक्टर यहाँ पर कर दिया गया कि अब जो आदमी जिस सेक्टर को करेगा, सब लोग सब सेक्टर को नहीं इम्प्रूव कर सकता था। हर आदमी चाहता हर तरह की इंडस्ट्री को खोलना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हर आदमी उस समय प्रॉपर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था, है ना। और वहाँ पर फ्रीडम जो था पूरी तरह से अब नहीं रहा, क्योंकि फ्रीडम का लोगों ने बहुत गलत तरह से फ़ायदा उठाया। सो ये जो है हमारा एनालिसिस, हमारा 1950 से लेकर 1990s के टाइम तक हम लोगों ने देखा। होप कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये एकदम क्लियर लगा होगा। और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करिए कि कहाँ पर आप लोगों को ये वीडियोस सही में ये चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और अगले लेक्चर्स में हम लोग मिलते हैं। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हम लोग उस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटीज़ आप लोगों को मिलेगी। तो इस चीज़ को समझने के बाद एक बार NCERT को ज़रूर आप लोग पढ़िए, क्योंकि NCERT का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है ना। तो NCERT को ज़रूर पढ़िए। और फिलहाल इस वीडियोज़ में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।